नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत कुलकर्णी आप सभी का स्वागत करता हूं श्री क्रिप्टो में। आज की डेट है 3 सितंबर 2021। शाम के 6 बज रहे हैं। चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। रोज की तरह हम पहुंच गए हैं coinmarketcap.com पे। चेक करते हैं क्या हाल है क्रिप्टो करेंसी मार्केट का। टोटल क्रिप्टो करेंसीज अब हो गई हैं 11,593। तो और 7 अगर रजिस्टर हो जाएंगी आज की डेट में तो टोटल 11,600 हो जाएंगी। मतलब पिछले 3-4 दिनों में करीब करीब 100 क्रिप्टो करेंसीज रजिस्टर हुई हैं। नहीं तो और भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स आए होंगे, लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 100 का हुआ है। तो समझ लीजिए किस रेट पे और कितना फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। टोटल एक्सचेंजेस है 405। मार्केट कैप है $2.267 ट्रिलियन। 138 बिलियन डॉलर मार्केट में ट्रेडिंग हुआ है 24 घंटों में। बिटकॉइन का डोमिनेंस है 41.5% और इथेरियम का है करीब करीब 20.5%। तो 20.4% इथेरियम बन गया है और बिटकॉइन बहुत नीचे आ चुका है मार्केट डोमिनेंस में, 41.5% पे आ गया है। आपको अगर ध्यान होगा करीब 1.5-2 महीने पहले 60% के ऊपर भी था बिटकॉइन का डोमिनेंस और अभी 41% पे आ गया है। टोटल मार्केट कैप $2.27 ट्रिलियन और ऑलमोस्ट 1% से मार्केट ऊपर आ चुका है कल के हिसाब से। टॉप 10 चेक कर लेते हैं फटाफट। बिटकॉइन पहले नंबर पे $50,696 पे है। 1.5% का ग्रोथ हुआ है 24 घंटों में और 7% का ग्रोथ हुआ है 7 दिनों के हिसाब से। सेकेंड नंबर पर इथेरियम है $3,962 पे। 4.88% का ग्रोथ हुआ है 24 घंटों के हिसाब से और 25.55% का ग्रोथ दिया है 7 दिनों में। तो इथेरियम बहुत अच्छे से ग्रोथ दे रहा है। एडीए मतलब कार्टेनो तीसरे नंबर पे ऑलमोस्ट $3 पे है, 2.99। 1.5% से कम हुआ है 24 घंटों में और 10.22% से बढ़ा है 7 दिनों के हिसाब से। बाइनेंस कॉइन मतलब बीएनबी अभी फिलहाल है $492 पे। ऑलमोस्ट 0% का ग्रोथ या फिर लॉसेस है 24 घंटों के हिसाब से। 2% का ग्रोथ दिया है 7 दिनों में। टेदर जो कि एक स्टेबल कॉइन है 5वें नंबर पे है $1 पे। 6वें नंबर पे रिपल है $1.28 पे। 0% का ग्रोथ है ऑलमोस्ट 24 घंटों में। 14.66% का ग्रोथ दिया है 7 दिनों के हिसाब से। 7वें नंबर पे सोलाना है $139 पे। 20.17% का ग्रोथ दिया है 24 घंटों में और 69.8% का ग्रोथ दे दिया है 7 दिनों में। तो ऑलमोस्ट पर डे 10% का ग्रोथ है सोलाना में। डोज कॉइन अभी फिलहाल 8वें नंबर पे ऑलमोस्ट 30 सेंट पे पहुंच गया है। $0.2989 पे है। 1.72% से लॉस दिया है या फिर कम हुआ है 24 घंटों में और 7 दिनों के हिसाब से ऑलमोस्ट 8% का ग्रोथ है। पोल्का डॉट 90 पायदान पे $32.87, 1.61% का ग्रोथ दिया है 24 घंटों में और 30.14% का ग्रोथ दिया है 7 दिनों में। अब 10वें नंबर पे यूएसडीसी है जो कि एक स्टेबल कॉइन है, तो $1 पे ही है। हमारे टॉप 10 चेक करके हो चुके हैं। हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी दुनिया की खबरें चेक कर सकते हैं। BTC price dips to test $48,000, springboard for the potential new Bitcoin bull run। तो अभी भी लोगों का कहना है, एनालिस्ट का कहना है कि बिटकॉइन का ये जो बुल रन है ये खत्म नहीं हुआ है। अभी भी बहुत स्कोप है, दिसंबर तक काफी बढ़ सकता है बिटकॉइन का प्राइस। तो जो एनालिस्ट है उनका ये कहना था कि बिटकॉइन अगर $50,000 के आसपास गया था तो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, राइट। तो वहां से एक बार अगर वो $48,000 तक जाके फिर से ऊपर जाएगा तो ये नया एक सपोर्ट जोन तैयार हो जाएगा $48,000 के आसपास, जो बिटकॉइन ने एग्जैक्टली वही किया है। तो अब लोगों को लग रहा है कि ये एक स्टेप पीछे जाके अभी बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है। तो $50,000 के आसपास अभी भी खेल रहा है। यहां जाके इसने एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना लिया है। अब आगे जाके देखना है क्या होता है आने वाले 1-2 महीनों में, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग खबरें आ रही हैं और एनालिस्ट का कहना भी बहुत तगड़ा पॉजिटिव है। देखते हैं क्या होता है। मार्क क्यूबन्स डलास मैवरिक्स ऑफर कैशबैक रिवॉर्ड्स ऑन डोजकॉइन परचेसेस। तो मार्क क्यूबन जो है बहुत बड़े इन्वेस्टर है, एंटरप्रेन्योर है और वो एक बास्केटबॉल टीम भी ओन करते हैं। डलास सिटी जो है वहां की मैवरिक्स नाम की जो टीम है उसको वो ओन करते हैं। तो डलास मैवरिक्स ने अभी लेटेस्ट अनाउंसमेंट किया है कि $150 के ऊपर के डोजकॉइन अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आके खर्च करते हो, टिकट खरीदते हो, कैप खरीदते हो, बॉल खरीदते हो, वॉटेवर मर्चेंडाइज हो या फिर सर्विसेज हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, $150 के ऊपर अगर खर्चा करते हो तो एक सिंगल ट्रांजैक्शन में, तो आपको $25 का गिफ्ट दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है क्योंकि मार्क क्यूबन जो है वो इलॉन मस्क के साथ साथ हाथ मिला के
डोज कॉइन को अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे हैं हर एंगल से, इसीलिए डोज कॉइन का अडॉप्शन बढ़ना चाहिए और जो भी डोज कॉइन अडॉप्ट कर रहा है उसको कुछ तो इंसेंटिवाइज करना चाहिए। इसलिए डलास मैवरिक्स ने ये स्टेप लिया है, बहुत अच्छी स्टेप है, आगे जाके देखते हैं क्या होता है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जो है बहुत बड़ा एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो इंडिपेंडेंट है, ओके, तो वो किसी दूसरे बैंक या फिर किसी से सजेशंस नहीं लेता, खुद का खुद इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेता है। तो वो अभी फिलहाल बिटकॉइन एक्सपर्ट्स को ढूंढ रहा है, मतलब इन शॉर्ट बोला जाए तो उनका लिंक्डइन पे जॉब्स का पोस्टिंग आया है जिसमें वो ट्रेडिंग एक्सपर्ट भी ढूंढ रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी एनालिसिस या फिर रिसर्च एक्सपर्ट भी ढूंढ रहे हैं। तो इनके पास करीब करीब 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, जो कि करीब करीब भारत देश के आप कह सकते हैं कि भारत देश का जो जीडीपी है उसके आसपास होगा। भारत देश का जीडीपी शायद से 2 ट्रिलियन डॉलर से, तो ये, और इसमें अगर आधा बिलियन डॉलर्स ऐड कर दोगे तो ऑलमोस्ट वो भारत देश के जीडीपी के आसपास है। और अगर अमेरिका की सोचोगे, यूएस की सोचोगे, तो यूएस के जीडीपी से 1/10 होगा 2 ट्रिलियन डॉलर, क्योंकि उनका जीडीपी 20 ट्रिलियन डॉलर है। तो ये बहुत बड़े एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, और अगर ये भी अगर क्रिप्टो करेंसी में एंट्री करते हैं तो ऑफ कोर्स परचेस ऑर्डर्स वहां पे होंगे। जैसे जैसे परचेस ऑर्डर होंगे इनका क्वांटिटी भी काफी बड़ा हो सकता है खरीदने का, और उसके हिसाब से क्या होगा कि मार्केट में तेजी और ज्यादा आ सकती है ऐसी न्यूज पढ़ने की वजह से भी। और जब ये परचेस करना शुरू करेंगे तो उन परचेस ऑर्डर्स की वजह से भी मार्केट ऊपर आ सकता है। बिटथम क्रिप्टो एक्सचेंज रिपोर्टेडली बैन्स फॉरेनर्स विदाउट मोबाइल केवाईसी। तो अगर आप फॉरेनर हो, मतलब साउथ कोरिया में नहीं रहते हो, दक्षिण कोरिया में नहीं रहते हो, और अगर आप बिटथम यूज कर रहे हो कि जो साउथ कोरिया का एक्सचेंज है, तो आपको मोबाइल केवाईसी जो है, नो योर कस्टमर्स का प्रोसेस होता है एक मोबाइल फोन के थ्रू, वो आपको मैंडेटरी हो गया है अभी। जैसे बाइनेंस भी अपना केवाईसी स्ट्रिक्ट किया जा रहा है धीरे धीरे, बिटथम ने भी वही किया है, लेकिन बाइनेंस ने साउथ कोरिया में से अपनी दुकान समेट ली है, बंद कर दिया है वहां का पूरा बिजनेस। क्यों किया है? क्योंकि सितंबर की डेडलाइन थी, तो उन्होंने अगस्त में ही बंद कर दिया। मे बी अभी वो अच्छे से रेगुलेटरी बॉडी के थ्रू जाके प्रॉपरली अप्लाई करके फिर से ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको अभी फिलहाल कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, इसलिए वो ऐसा स्टेप ले रहे हैं जैसे अभी बिटथम ने भी लिया है। अच्छी स्टेप है, आगे देखते हैं क्या होता है। JP Morgan sounds alarm over frothy crypto markets after August boom। तो अगस्त महीने में जो ग्रोथ दिया है क्रिप्टो मार्केट ने, रादर बेसिकली अल्ट कॉइन्स जो है उनकी ग्रोथ ज्यादा हुई है, जैसे कार्डेनो हो गया, सोलाना हो गया, ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज है जिनको हम लोग कहते हैं अल्ट कॉइन, मतलब जो बिटकॉइन नहीं है उन सभी को अल्ट कॉइन कहा जाता है। तो उन्होंने बहुत ज्यादा ग्रोथ दे दिया है अगस्त महीने में एज कम्पेयर टू जून जुलाई का जो प्राइसेस था उसके हिसाब से। लेकिन फिर भी अगर आप चेक करोगे मई महीने का प्राइसेस, जो अप्रैल या फिर मई महीने में जो प्राइसेस था उसके हिसाब से अभी भी मार्केट नीचे ही है, लेकिन कुछ क्रिप्टो करेंसीज ऊपर चले गए हैं। तो यही उनका कहना है कि जो मार्केट शेयर या फिर मार्केट डोमिनेंस बिटकॉइन का नॉर्मली होता था 65%, 70%, 67%, तो वहां से वो स्ट्रेट अवे आ चुका है 41% पे। इथेरियम हुआ करता था 10-15% के आसपास, अभी वो भी 20% पे आ गया है। तो इसका क्या मतलब निकलता है? स्ट्रेट अवे ये मतलब निकलता है कि अल्ट कॉइन्स अच्छी खासी बूम हो चुकी है अल्ट कॉइन्स में, और अभी आप संभल के कदम फूक फूक के रखिएगा, क्योंकि अल्ट कॉइन्स नीचे आ सकते हैं। जब भी बिटकॉइन ग्रोथ देगा इन सबको वो पीछे छोड़ देगा, ये भी मतलब निकलता है। और ये भी मतलब निकलता है कि एज कंपेयर टू बिटकॉइन अल्ट कॉइन्स धीरे धीरे ग्रो करेंगे, बिटकॉइन बहुत फास्ट आगे जा सकता है अभी फिलहाल यहाँ से। नेक्स्ट खबर देख सकते हैं, एप्पल के बारे में है। एप्पल फैंस और एप्पल के प्लेटफॉर्म पे या फिर ऐप स्टोर पे जो भी लोग थे जिनको पेमेंट का इशू आ रहा था, या फिर अगर आपकी खुद की ऐप थी एप्पल के सिस्टम में ऐप स्टोर पे, और अगर आपको उनके थ्रू जाना पड़ रहा था, तो आप करीब करीब 30% लॉस में थे, क्योंकि एप्पल के थ्रू ही आपको पेमेंट मिलता था और एप्पल उसमें 30% कमीशन दे रहा था। ये देखिए, ऑलमोस्ट 30% कमीशन हर एक चीज में ले रहे थे वो। तो ये बहुत बड़ी एक केस चल रही थी जिसमें अभी एक सेटलमेंट एप्पल एग्री कर लिया है सेटलमेंट के लिए, कि वो अभी से जो भी स्मॉल स्केल एप्लीकेशन डेवलपर्स है उनको तंग नहीं करेंगे, उनको फोर्स नहीं करेंगे इनकी एप्पल की पेमेंट सिस्टम के थ्रू जाने के लिए। वो प्लेयर्स डायरेक्टली अपनी ऐप के थ्रू
पेमेंट सिस्टम के लिए रीडायरेक्ट कर सकते हैं उनके पेमेंट पार्टनर के पास, और फिर उनको शायद से 2, 3, 4, 5% तक कमीशन देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू एप्पल का जो था 30%। तो ये बहुत बड़ी जीत हो गई है, और इसकी वजह से और एक फायदा ये होगा कि जो भी NFT प्लेटफॉर्म्स है या फिर क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स है कि या फिर मेंबरशिप बेस्ड प्लेटफॉर्म्स है, कोई गेम्स है या फिर कोई अलग ऐप है जिनको मेंबरशिप पड़ती थी, तो एक्स कंपनी की मेंबरशिप आप ले चुके हो तो आपको क्या होता था, एप्पल वो अमाउंट डिडक्ट करता था आपके कार्ड से, और वो पैसे में से 70% ही सिर्फ उस कंपनी को मिलता था, क्योंकि 30% तो एप्पल ले लेता था। ऊपर से कुछ अगर उसमें भी और कुछ कमीशन होगा पेमेंट सर्विसेज का तो वो भी डिडक्ट होता था। तो उससे अच्छा अभी हो जाएगा कि ये सारी छोटी कंपनियां जो है वो डायरेक्टली अपना पेमेंट पार्टनर चूज कर सकती है। अब ये इंडिया में कब तक आएगा, कैसे ये डेवलप होगा पता नहीं, लेकिन ये एक ओवरऑल अच्छी खबर है। इस खबर को जीत माना जा सकता है। छोटी मोटी कंपनियां और क्रिप्टो करेंसी एंटिटीज या फिर गेमिंग कंपनीज जो है उनकी ये जीत मानी जा सकती है। ऊपर से और एक केस भी चल रही थी, क्लास एक्शन लॉसूट चल रहा था एप्पल के ऊपर, वो था फोर्टनाइट करके जो गेम है, तो उनके डेवलपर है फोर्टनाइट के, फोर्टनाइट की गेम डेवलपमेंट कंपनी का नाम है एपिक गेम्स। और ये जो केस है, ये केस भी उसी जज के पास उसी कोर्ट में पड़ी हुई है। पहली वाली केस का सेटलमेंट हो गया है, लेकिन वो अभी तक उसके ऊपर स्टैंप ऑफ अप्रूवल नहीं आया है जज साहब का। वो जैसे ही आ जाएगा ये सेटलमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये जो एपिक गेम्स वाली केस है, ये भी अगर सेटल होती है तो वो भी और एक बड़ी जीत मानी जा सकती है, और NFT मार्केट को बहुत फायदा हो सकता है उसकी वजह से। ओवरऑल एप्पल फिर भी अगर ओपन अप हो रहा है, डेवलपर्स को थोड़ा फ्रीडम देना अगर वो चालू करता है तो एप्पल का ही फायदा है। लोग फ्रीडम की वजह से ही शायद से दूसरे प्लेटफॉर्म्स की तरफ भागते थे, क्योंकि एप्पल का सिस्टम कंप्लीटली क्लोज लूप में होता है। नेक्स्ट खबर देखते हैं। विद ब्यूटेरिन एडवाइजिंग, कुड डोजकॉइन जंप टू प्रूफ ऑफ स्टेक। अब ब्यूटेरिन मतलब कौन है? ये है अपने इथेरियम के फाउंडर विटालिक ब्यूटेरिन, अभी एडवाइजर बन चुके हैं डोजकॉइन प्रोजेक्ट के। ये तो आप सबको पता है अगर आपने 15-20 दिन पहले की मेरे एपिसोड सुने होंगे तो ओवरऑल क्या हुआ है कि इथेरियम के को फाउंडर और रादर बेसिक जो फाउंडर है और जो हेड बोल सकते हो आप उनको, तो वो अभी बन गए हैं डोजकॉइन के एडवाइजर। और अब इन्हें लग रहा है लोगों को कि अगर इन्होंने इथेरियम को प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ लेके गए हैं तो शायद डोजकॉइन को भी लिया जा सकता है। और डोजकॉइन के कोर डेवलपर जो है रॉस निकोल, उनका भी कहना है कि मुझे अच्छा लगेगा इसको एक्सप्लोर करने में कि अगर प्रूफ ऑफ स्टेक हम लोग यूज करेंगे तो क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या नुकसान होगा। अब मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि हर एक कॉइन को या फिर हर एक बड़े प्रोजेक्ट को प्रूफ ऑफ स्टेक की दिशा में जाना चाहिए, क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क ही बेसिक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, कोर सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, जिसमें एल्गोरिदम्स और जिसमें रियल कंप्यूटेशनल पावर, रियल इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। प्रूफ ऑफ स्टेक थोड़ा सा मुझे अभी भी शक है प्रूफ ऑफ स्टेक के सक्सेस के बारे में, या फिर आगे जाके क्या होगा उसके बारे में। भले ही इथेरियम प्रॉमिस कर रहा है कि वो अभी प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ बढ़ेंगे, इस ईयर एंड का टाइमलाइन दिया हुआ है दिसंबर के बाद, फाइनली जनवरी फरवरी में 2022 के इथेरियम मूव हो जाएगा प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ। लेकिन मुझे फिर भी शक है थोड़ा सा उसके सक्सेस रेट के बारे में प्रूफ ऑफ स्टेक के। देखते हैं आगे जाके क्या होता है। सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील रिसर्चेस क्रिएशन ऑफ डिजिटल रियाल। तो ये रियाल है, ये रियल नहीं है। ब्राजील की जो करेंसी है उसको रियाल कहा जाता है, तो अभी ये डिजिटल रियाल बनाने वाले हैं इन शॉर्ट। और एक सेंट्रल बैंक उसकी CBDC लॉन्च करने जा रही है। अभी फिलहाल तो ये डिस्कशन या फिर आर्ग्यूमेंट स्टेज में है, पार्लियामेंट में आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि इसके ऊपर प्रोजेक्ट पे काम किया जाए या ना किया जाए, कब लॉन्च किया जाए। फिर भी मैं स्ट्रेट अवे कहता हूं कि सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील जो है वो स्ट्रेट अवे डायरेक्टली पायलट फेज में जा रही है। उन्होंने खुद ने माना है कि हम लोग पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो एक तरफ ये दिखा रहे हैं कि हम लोग पॉलिटिक्स और जो भी इलेक्टेड लोग हैं, जो रियल लीडर्स होते हैं पब्लिक के, सिटीजन्स के, उनकी मान रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उनका पायलट प्रोजेक्ट ऑलरेडी शुरू हो गया है और 2022 में वो लोग लॉन्च की सोच रहे हैं। तो एक मजाक हमेशा कहा जा सकता है कि सेंट्रल बैंक इज अबव एवरीथिंग इन दैट कंट्री। ये जो मैं कहता हूँ वो शायद से फिर एक बार सच हो रहा है। और एक लाइन में कतार में सेंट्रल बैंक आ गई है CBDC के लिए। देखते हैं आगे जाके क्या होता है। Candidate for mayor promises to make NYC the most cryptocurrency friendly city in the US। अब NYC क्या होता है? न्यूयॉर्क सिटी होती है। न्यूयॉर्क सिटी में बहुत तगड़े नियम लागू होते हैं अगर आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में काम करना है तो, बेसिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में भी, या फिर सेंट्रलाइज प्लेयर हो तो भी।
और अगर आपको डिसेंट्रलाइजेशन में, क्रिप्टो करेंसी में, डिजिटल एसेट्स में एंट्री करनी है तो और कठिन, सबसे कठिन जुरिस्डिक्शंस और सबसे ज्यादा टैक्सेशन वाले जुरिस्डिक्शन और रेगुलेशन में सबसे टेंशन वाला जगह है एनवाईसी, ऐसा कह सकते हो आप। और वहां के मेयर के लिए जो इलेक्शन होने वाला है उसमें कैंडिडेट है कर्टिस स्लीवा, और ये स्ट्रेट अवे प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर मैं मेयर बनता हूं तो आई विल मेक एनवाईसी द मोस्ट क्रिप्टो फ्रेंडली सिटी इन द नेशन। प्रॉपर्टी टैक्सेस, फाइन, फीस विल बी पेएबल इन क्रिप्टो। We will open more crypto ATMs and incentivize businesses to accept cryptocurrencies. We must modernize our economy and make it accessible for all. तो ये मानते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज मतलब इनोवेशन है, क्रिप्टो करेंसीज दुनिया की जरूरत है, उनके सिटीजन्स की जरूरत है। इसीलिए वो उन्होंने फोटो भी शेयर किया है कि जहाँ पे कुछ बैंक्स के नाम है चेस, और यहाँ पे डोज कॉइन, इथेरियम, बिटकॉइन और रिपल के एटीएम के फोटोज दिए हुए हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब एग्जैजरेशन हो सकता है ये फोटोज, लेकिन उनका कहना है कि हम लोग क्रिप्टो एटीएम्स लॉन्च करेंगे, हम लोग इंसेंटिवाइज करेंगे कंपनीज को। समझो एक कंपनी सैलरी क्रिप्टो में दे रही है उसकी एम्प्लॉइज को, तो हम लोग उनको शायद से टैक्सेशन में कुछ डिस्काउंट देंगे वगैरह, ये सारी चीजें वो करने को तैयार है। और ये अकेले नहीं है, इनके अपोजिशन में जो बंदे खड़े हैं, एरिक एडम्स जो पहले पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे, इन्होंने भी कहा है कि अगर मुझे आप मेयर बनाते हो तो in 1 year New York will be the center of all technology including the center of bitcoins। अभी ये डेमोक्रेटिक कैंडिडेट है और स्लीवा जो है वो रिपब्लिकन कैंडिडेट। तो दोनों साइड के कैंडिडेट्स क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। अभी इसके पहले जो थे प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के लिए जो खड़े थे, उनका नाम था एंड्रयू यंग, वो भी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के लिए रन कर रहे हैं, और वो भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है यूबीआई, उसके सपोर्टर है। अभी यूबीआई और क्रिप्टो करेंसीज दोनों बहुत टोटली डिफरेंट पाथ होते हैं, फिर भी इनका कहना है कि क्रिप्टो और बिटकॉइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल यूएस में काफी सारे लीडर्स अभी ऑलरेडी ऐसे आ चुके हैं कि जो क्रिप्टो को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी ये भी है, जैक्सन जो सिटी है वहाँ की, टेनेसी स्टेट है, वहाँ के जो मेयर थे उन्होंने क्या कहा था कुछ दिन पहले कि जब बीटीसी की प्राइस बढ़ते ही रहेगी जब तक फेडरल रिजर्व, उनकी सेंट्रल बैंक, डॉलर प्रिंट करते रहेगी। ये भी अच्छी बात थी। फिर फ्लोरिडा के मेयर हैं, उनको भी टैक्स पेमेंट्स अलाउ करने हैं, ऊपर से ट्रेजरी में भी वो बिटकॉइन रखना चाहते हैं खुद के। फिर कूल वैली जो थी मिसूरी में, वहाँ के जो मेयर हैं वो फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं अपने सिटीजन्स को $1000 के बिटकॉइन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज के लिए सपोर्ट में भी टीम वहाँ पे खड़ी हो चुके हैं यूएस में, और अपोजिशन में ये जो सारे लोग हैं, ये एक तो खुद का फायदा चाहते हैं, दूसरा वो चाहते हैं कि उनके सिटीजन्स का फायदा हो, ठीक है। और दूसरी कम्युनिटी जो बन रही है, जो सेंट्रल बैंकर्स, सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, फिर जो ओल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जिनको अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं है, वो सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं और कुछ ना कुछ नए नए तरकीबे, नुस्खे ढूंढ रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके क्रिप्टो करेंसी को तंग किया जाए, क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी को तंग किया जाए, उनको टैक्सेशन बढ़ाया जाए, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स बढ़ाई जाए। जैसे ये देख लीजिए, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पुशेस फॉर ग्लोबल क्रिप्टो डेटा शेयरिंग रूल्स इन $3.5 ट्रिलियन बजट बिल। अब ये $3.5 ट्रिलियन का बजट का उनका बिल है। उनका ओवरऑल जीडीपी है $20 ट्रिलियन का, उसमें से $3.5 ट्रिलियन उनका बजट का अभी लेटेस्ट बिल आ रहा है। तो उसमें इन्होंने कहा तो है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पुश कर रहा है क्रिप्टो डेटा शेयरिंग का रूल, लेकिन इसके पीछे एक्चुअली ट्रेजरी है। आप अगर ये न्यूज अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ट्रेजरी में अभी फिलहाल कौन हेड है? जैनेट येलन, जो कि पहले फेडरल रिजर्व की हेड, तो वो दुनिया के सबसे बड़े सेंट्रल बैंक की हेड अभी उनकी ट्रेजरी की हेड बन गई है। और अब वो पुश कर रही है ये एजेंडा कि कुछ ना कुछ करके क्रिप्टो करेंसी को टैक्सेस के अंडर लाया जाए। और टैक्सेस तो लोग भरने के लिए सब लोग रेडी है, लेकिन रिपोर्टिंग ऐसी रिक्वायरमेंट वो खींच तान के ऐसी अजीब अजीब रिक्वायरमेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग अच्छे से काम कर ही ना पाए, या फिर ऐसी कुछ एम्बिग्विटी और कंफ्यूजन रखा जा सके ताकि जो भी बंदा या फिर जो भी बंदी या फिर जो भी कंपनी या फिर जो भी एंटिटी उनको पसंद ना हो उसको अटकाया जा सके, उसको तंग किया जा सके सारे फोर्सेस का यूज करके। और इसीलिए ये ग्लोबल क्रिप्टो डेटा शेयरिंग रूल डाल रहे हैं। इसका मीनिंग ये है कि यूएस के जुरिस्डिक्शंस में जितने भी एक्सचेंजेस है,
तो उनके अंदर कौन कौन से फॉरेनर्स के अकाउंट्स है और उसमें कितना ट्रांजैक्शन हुआ है अब तक और क्या क्या रखा हुआ है, क्या क्या पूरा डेटा उनको चाहिए ट्रेजरी को। और वो ट्रेजरी और यूएस गवर्नमेंट मिलके वो डेटा शेयर करेंगे उनके फ्रेंड्स के साथ, एफिलिएट्स के साथ, ताकि वो उनके फ्रेंड्स उनको टैक्स कर पाए, या फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बहाने के नीचे ये सारी चीजें खींची जा रही हैं। ठीक है, ओवरऑल क्या है कि लोग रेडी हैं रेगुलेशन संभालने के लिए, लोग रेडी हैं लॉ को फॉलो करने के लिए, लोग रेडी हैं टैक्स भरने के लिए, लेकिन इनका रिक्वायरमेंट्स ही अगर इतना अजीब होगा कि भाई ट्रैवल रिक्वायरमेंट इंपोज करते हैं। चलिए, अब ट्रैवल रिक्वायरमेंट इंपोज करना क्रिप्टो करेंसी में नामुमकिन है अभी फिलहाल। वो सिर्फ एक्सचेंजेस पे आप कर सकते हो, वॉलेट प्रोवाइडर्स के पास नहीं कर सकते हो, माइनिंग इंडस्ट्री में नहीं कर सकते हो, टीफाई में भी बहुत मुश्किल है, एनएफटीज में भी मुश्किल है, तो डेक्स में नहीं कर सकते हो। तो फिर आप करोगे क्या, राइट? तो मतलब डेवलपर्स को तंग करोगे, फिर माइनर्स को तंग करोगे, तो उसका कुछ फायदा नहीं। लेकिन एक बात बहुत अच्छी हो रही है कि जो लोग सचमुच लोगों की मदद करना चाहते हैं, सिटीजन्स की मदद करना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने राज्यों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपने शहर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो खुलेआम क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं। और ऊपर से उनको ये पता चल गया है कि अगर एनवाईसी में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है क्रिप्टो के बारे में, मैं अगर उनको थोड़ा बहुत ढीला कर दूं या फिर मैं अगर उसको क्लियर कर दूं ताकि कोई भी एंटिटी आके वहां पे बिजनेस कर सके लीगली अच्छे से टैक्स भर के, तो ऑफ कोर्स सिटी आगे बढ़ेगी, सिटीजन्स आगे बढ़ेंगे और ऑफ कोर्स ये गवर्नमेंट भी इजीली हिलेगी नहीं जगह से। तो ये इसी अच्छे नोट पे एक काम करते हैं, आज का एपिसोड को हम लोग यहीं पे पूर्ण विराम दे देते हैं। उसके पहले मैं सिर्फ एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं coinmarketcap.com को और आपको बताता हूं कि 3 सितंबर 2021 को या फिर 3 सितंबर 2021 को शाम को 6:24 पे बिटकॉइन था $50,691 पे। मैं श्रीकांत कुलकर्णी आप सभी को अलविदा कहता हूं आज के लिए। कल के एपिसोड में पक्का मिलेंगे, क्रिप्टो मार्केट अपडेट चेक करेंगे और क्रिप्टो करेंसी दुनिया की खबरें भी चेक करेंगे। तब तक के लिए बाय द टिप्स एंड हॉडल। बाय गाइस।